देखिए हम लोग हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग पहले तो कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, फिर हम सेक्शन 7 डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्कोप ऑफ सप्लाई। इसके साथ अपन सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इसके साथ अपन शेड्यूल 1, इसके शेड्यूल 1, 2 एंड 3, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, तीनों शेड्यूल्स इसके डिस्कस करेंगे। सेक्शन 8 जो टैक्स ट्रीटमेंट है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का, वो डिस्कस करेंगे, और जो सर्कुलर्स जारी किए गए हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट क्या है, किस इवेंट पे होने से टैक्स लगेगा। तो अपन ने देखा था टैक्सेबल इवेंट है क्या, सप्लाई, फर्स्ट चैप्टर में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या बोथ, ये टैक्सेबल इवेंट है। तो अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द सेम इज कवर्ड इन द टैक्सेबल इवेंट। तो अब गुड्स क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई क्या है, टैक्सेबल पर्सन क्या है। तो ये सब चीज़ें हम क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर रिवाइज करेंगे। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर गुड्स को डिफाइन किया है। कैसे गुड्स को डिफाइन किया है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, दैट इज बेसिकली अ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स है क्या, डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी या गुड्स है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। परंतु गुड्स की एम्बिट से क्या एक्सक्लूड कर दिया, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी गुड्स की एम्बिट से एक्सक्लूड कर दिए गए। परंतु क्या शामिल हो गए गुड्स के एम्बिट में, एक्शनेबल क्लेम्स हो गए। एक्शनेबल क्लेम्स वो क्लेम्स हैं विच कैन बी एनफोर्स टू कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे आपके अनसिक्योर्ड डेट्स हो गई, अरियर्स ऑफ रेंट है, अनरियलाइज रेंट है, ये सब चीज़ें क्या है एक्शनेबल क्लेम्स के एम्बिट में आ रही है। प्रोमिसरी नोट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सब क्या है एक्शनेबल क्लेम्स के एम्बिट में आ रहे हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की एम्बिट में आ रहे हैं। इसी हिसाब से अगर कोई ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास एंड थिंग्स है, अटैच टू एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई, यानी घास है, पेड़ हैं, और उनको पहले काटा जाएगा, बेचा जाएगा, फसल है खड़ी, उसको काट के बेचा जाएगा, तो बिफोर सप्लाई टेक्स प्लेस या अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, वो भी किसकी एम्बिट में आ जाएगा, गुड्स की एम्बिट में आ जाएगा। अब एक्शनेबल क्लेम्स की बात कर रहे हैं तो देखो, बेटिंग, लॉटरी और गैम्बलिंग, ये सब क्या है एक्शनेबल क्लेम्स के एम्बिट में आ रहे हैं। तो बेटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी पे दे विल बी लायबल टू जीएसटी। बाकी और जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो लायबल नहीं रहेंगे। एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स के एम्बिट में लिया है। तो पहली डेफिनेशन तो हो गई गुड्स, क्योंकि सप्लाई गुड्स की होगी या सप्लाई सर्विसेज की होगी, तो गुड्स या सर्विसेज का होना जरूरी है। तो गुड्स को डिफाइन किया है ऐसे, क्या इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्सक्लूड्स क्या मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स या ग्रास एंड थिंग्स फॉर्मिंग, growing crops, grass and things attached to or forming the part of land which are agreed to be severed before supply or under the contract of supply। फिर दूसरी डेफिनेशन किसकी दे रखी है, या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगी। सर्विसेज को सेक्शन 2 क्लॉज 102 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। सर्विसेज को सेक्शन 2102 के अंदर डिफाइन कैसे किया हुआ है, इसको ऐसे सर्विसेज को डिफाइन किया हुआ है, सर्विसेज मीन्स व्हाट, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। सर्विसेज क्या हो गई, एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी गुड्स तो सर्विसेज होंगी नहीं, मनी और सिक्योरिटीज़ भी सर्विसेज के एम्बिट में नहीं आ रहे हैं, मनी एंड सिक्योरिटीज़ भी सर्विसेज के एम्बिट में नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटी क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई सेक्शन 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो डिफाइंड है, यानी आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, यूनिट्स हो गए, ये सब क्या है सिक्योरिटीज़ की एम्बिट में आ रहे हैं। मनी भी और सिक्योरिटीज़ भी ना तो सर्विसेज है ना गुड्स हैं, पर तो सर्विसेज क्या हो गई, जो भी थिंग अदर एनीथिंग अदर देन गुड्स वो सर्विसेज है, और अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी। और इसके अंदर क्या हो रहा है, वो एक्टिविटी शामिल हो रही है, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू यूज़ ऑफ मनी, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू व्हाट, कन्वर्जन ऑफ मनी
बाय कैश या बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म या करेंसी या डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। 10 रुपए के नोट को आपके 5,000 के नोट में कन्वर्ट किया गया और इसके लिए कंसिडरेशन चार्ज किया गया, या 10,000 रुपये का आपने डीडी बनवाया और इसके लिए डीडी कमीशन चार्ज किया गया। तो जो डीडी कमीशन चार्ज किया जाएगा वो क्या है, सर्विसेज की एम्बिट में आ रहा है। इसी हिसाब से इन्होंने बोला एक एक्सप्लेनेशन में कि भाई सर्विसेज इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस फॉर फैसिलिटेटिंग और या फिर अरेंजिंग ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। वो जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं दे आर फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज, वो भी क्या आ जाएगा, सर्विसेज की एम्बिट में आएगा। तो जो शेयर ब्रोकर हैं, जो स्टॉक ब्रोकर हैं, दे आर अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, वो भी क्या हो जाएगा, सर्विसेज की एम्बिट में आएगा। अब अपन ने बोला था कि सर्विसेज या गुड्स के एम्बिट में मनी नहीं आ रहा, तो मनी के अंदर इंडियन लीगल टेंडर आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, यानी आपके इंडियन लीगल टेंडर जो रुपी चल रहा है अपना, फॉरेन करेंसी मनी के एम्बिट में आ रहा है, और चेक्स आ रहे हैं, प्रोमिसरी नोट्स आ रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ रहे हैं, लेटर्स ऑफ क्रेडिट है, ड्राफ्ट्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, ट्रेवलर्स चेक है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंसेस हैं, या इसी तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई, जिससे कि आप किसी ओब्लिगेशन को सेटल कर पाओ एज अ कंसिडरेशन फॉर सेटलिंग एन ओब्लिगेशन और एक्सचेंज विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन, वो भी किसकी एम्बिट में आएगा, मनी की एम्बिट में आएगा। परंतु कोई करेंसी आपने हेल्ड की हुई है फॉर कॉइन कलेक्शन पर्पसेस, न्यूमिस्मेटिक वैल्यूज, जैसे ओल्ड कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि अब चल नहीं रहे हैं, प्रचलन में नहीं है, तो वो ओल्ड कॉइन्स विल नॉट बी रिगार्डेड एज मनी, ठीक है, वो मनी की एम्बिट में नहीं आएंगे। तो ये मनी की बात हुई। अब आगे देखिए, हमने बोला कि जो सप्लाई होगी वो गुड्स की होगी या सर्विसेज की होगी बाय अ टैक्सेबल पर्सन, यानी सप्लायर का तो टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है, रेसिपिएंट जरूरी नहीं कि टैक्सेबल पर्सन ही हो, तो आप हम जैसे लोग भी हो सकते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जीएसटी में। तो टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और हु इज व्हाट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, वो एक तरह से क्या हो गया, टैक्सेबल पर्सन हो गया। तो पर्सन की एम्बिट में कौन आ रहे हैं यहाँ पे, पर्सन की एम्बिट में आ रहे हैं इंडिविजुअल आ गया, इंडिविजुअल क्या है, पर्सन की एम्बिट में आ रहा है, ठीक है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गई, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है, एओपी और बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा आपके एनी कॉर्पोरेशंस विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, स्टेट वेरी कॉर्पोरेशंस आ गई, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स आ गए, चाहे वो मतलब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई, लोकल अथॉरिटीज़ आ गई, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है, पर्सन की एम्बिट में आ रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन की एम्बिट में आएंगे। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी सर्विसेज देती हैं तो उस पर भी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी, जब तक कि उनकी सर्विसेज सोवरेन नेचर की नहीं हो या उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया हुआ। फिर सोसाइटीज़ विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो पर्सन है, ट्रस्ट है, एंड एवरी अदर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी पर्सन की एम्बिट में आ रहा है। पर्सन टैक्सेबल पर्सन कब होगा, व्हेन ही इज व्हाट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ या व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो एक बार तो देखिए पर्सन की एम्बिट में सबको ले लिया, इवन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन की एम्बिट में आ गए। बाकी तो आपने जैसे इनकम टैक्स लॉ में पढ़ा, वहाँ भी देखिए इंडिविजुअल्स था, एचयूएफ थी, कंपनी थी, फर्म में ही एलएलपी भी आ रही थी, वहाँ ईओपी और बीओआई आ रही थी, लोकल अथॉरिटी आ रही थी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन आ रहा था। या और फर्दर एलोबरेट कर दिया कि स्टेट वेरी कॉर्पोरेशंस भी होंगी, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट्स भी होंगे, उसके अलावा आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, कोऑपरेटिव्स हैं और सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये सब क्या आ रहे हैं, पर्सन की एम्बिट में आ रही हैं। अब पर्सन टैक्सेबल पर्सन होगा। अब सप्लायर भी कौन होता है, सप्लायर कौन होता है, रेसिपिएंट, ये भी देख लीजिए। सप्लायर कौन होता है,
सप्लायर वो होता है जो सप्लाई कर रहा है। क्या नॉर्मल मीनिंग क्या होता है सप्लायर का? जो सप्लाई करेगा गुड्स या सर्विसेज की, वो सप्लायर होगा, और उसमें इसका एजेंट भी शामिल होगा। रेसिपिएंट कौन हो गया? देखिए अब यहाँ रेसिपिएंट के बारे में बोला हुआ है कि रेसिपिएंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर कोई कंसिडरेशन पेएबल है, अगर कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो जो पर्सन who is liable to pay the consideration, अगर consideration payable है for supply of goods or services or both, तो the person who is liable to pay the consideration वो क्या हो जाएगा? recipient होगा। उसके अलावा अगर कंसिडरेशन नहीं है, कुछ एक्टिविटीज़ को सप्लाई के एम्बिट में ले रखा है, कुछ एक्टिविटीज़ को आपको क्या है सप्लाई के एम्बिट में ले रखा है बिना कंसिडरेशन के लिए भी, तो अगर गुड्स का हम बिना कंसिडरेशन के सप्लाई करते हैं तो किसको दे रहे हैं? वो रेसिपिएंट हो गया, जिसको हमने गुड्स दिए हैं, जिसको हमने गुड्स अवेलेबल कराए हैं, जिसको गुड्स का पोजेशन ट्रांसफ़र किया गया है, वो रेसिपिएंट हो जाएगा। यानी वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, द पर्सन टू whom the goods are delivered or they are made available, to whom the possession of the goods or is given or made available, वो क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट हो जाएगा। और अगर वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सर्विस, सर्विस के रिलेशन में, द पर्सन टू whom द सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, वो रेसिपिएंट होगा। वो रेसिपिएंट हो जाएगा जिसको क्या है कंसिडरेशन, जिसमें जिस एक्टिविटी में कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, तो जिस पर्सन को सर्विस रेंडर की गई है। एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू whom सप्लाई इज मेड शैल बी व्हाट? रेफरेंस टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब मैंने उसको सप्लाई की है, यानी वो रेसिपिएंट है, और उसका एजेंट भी उसमें शामिल है। उसके रेसिपिएंट के बिहाफ पे जो एजेंट ले रहा है वो भी क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट की एम्बिट में आएगा। यानी हमने ये मानना जाएगा कि उसके एजेंट को दे दी, मतलब उस पर्सन को दे दी है। दैट इज शैल इंक्लूड एनी एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट इन रिलेशन टू व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर एक होती है टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी वो होती है जहाँ प्रोविजंस ऑफ द CGST एक्ट अप्लाइज। अब आपको पता ही है प्रोविजंस ऑफ CGST एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है? जो टेरिटरी आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी होगी वो क्या होगी? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगी। तो सप्लाई क्या होती है? गुड्स और सर्विसेज की होगी इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड द सप्लाईज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अब टैक्सेबल टेरिटरी के मतलब है इंडिया, तो इंडिया को भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इंडिया में टेरिटरी ऑफ इंडिया आ रही है। टेरिटरी मतलब जो आपके स्टेट्स हैं एंड जो आपके यूनियन टेरिटरी है वो आ गई। उसमें इसके टेरिटोरियल वाटर्स आ गए। टेरिटोरियल वाटर्स क्या हो गए? टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड्स टू 12 नॉटिकल माइल्स। टेरिटोरियल वाटर्स आ रहे हैं। तो टेरिटोरियल वाटर्स क्या है? आपके 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे ये अप्रोप्रिएट बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आपके टेरिटोरियल वाटर्स हो गए। फिर 24 नॉटिकल माइल्स ये आपके क्या हो जाएगा? कंटिग्यूस जोन हो जाएगा। फिर इससे आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये इंडिया है और इसमें आगे हाई सी है। तो अब इसमें सी बेड और सबसॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर्स, जो सी बेड है और जो सबसॉइल है अंडरलाइंग सच टेरिटोरियल वाटर्स, वो आ रहा है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं, और अदर मैरीटाइम जोन एज इज रेफर्ड टू इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड EEZ एंड अदर मैरीटाइम जोन एक्ट 1976। और उसके ऊपर एयर स्पेस आ रही है अबाउ इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। तो टेरिटरी के अबाउ जो एयर स्पेस है वो इंडिया का हिस्सा है, और टेरिटोरियल वाटर्स के अबाउ जो एयर स्पेस है वो भी क्या है? इंडिया का हिस्सा है। तो टेरिटरीज आ गई, टेरिटोरियल वाटर्स आ गया, सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर्स आ गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ EEZ और अदर मैरीटाइम जोन। तो सप्लायर अगर यहाँ लोकेटेड और सप्लाई कर रहा है तो भी GST की लायबिलिटी अराइज हो रही है। सप्लाई इंडिया में हो रही है, यानी यहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो भी GST की लायबिलिटी क्या होगी? अराइज होगी, इफ अदर कंडीशंस रेलेवेंट कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब सप्लाई जो होती है द सेम मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई क्या होती है? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो टर्म बिजनेस को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में डिफाइन किया है कि टर्म बिजनेस में अंदर क्या हो गया? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, प्रोफेशन, एडवेंचर, वेगर, ये सारी एक्टिविटीज आ गई। इवन इफ द सेम इज कैरिड आउट विदाउट एनी पिक्यूनरी बेनिफिट,
कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, तो भी ये बिजनेस की एम्बिट में आ रही है। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर या इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटीज, वेदर और नॉट फॉर एनी बेनिफिट, पिक्यूनरी बेनिफिट। और अगर कोई एक्टिविटीज जो इंसिडेंटल है या एंसिलरी है, जैसे मैं बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा हूँ, साथ में मैं ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा हूँ गुड्स का, तो जो एक्टिविटी इंसिडेंटल या एंसिलरी है टू दिस, दैट विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट। और ये एक्टिविटीज बिजनेस की एम्बिट में आएंगी, भले इसे ये कंटिन्यूसली कैरी करो या मत करो, इरिस्पेक्टिव वेदर ऑफ इट्स वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूटी। क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वॉल्यूम है, क्या कंटिन्यूटी है, ये मैटर नहीं करता, रेगुलरिटी मैटर नहीं कर रही है। तो वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और से वॉल्यूम और रेगुलरिटी। फिर अगर आप क्या है कुछ बिजनेस कमेंस कर रहे हो, उसके पहले आपने कोई गुड्स एक्वायर किए हैं, कोई सर्विसेज एक्वायर की हैं, कोई कैपिटल गुड्स एक्वायर किए हैं, वो भी बिजनेस के एम्बिट में आ रहा है। और क्लोजर होने के बाद आप अगर कोई सप्लाई करते हो गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, वो भी बिजनेस की एम्बिट में आएगा। अगर कोई क्लब है या एसोसिएशन है, वो अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, क्लब अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन, द सेम इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ बिजनेस। फिर एडमिशन है फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, वो भी बिजनेस की एम्बिट में आ रहा है। अगर कोई होल्डर ऑफ ऑफिस है, अगर वो होल्डर ऑफ ऑफिस है, वो क्या है सर्विसेज देता है विच इज एक्सेप्टेड in course or furtherance of trade or profession, services as holder of office accepted in course of or furtherance of trade or profession, वो भी क्या है बिजनेस के एम्बिट में आएगा। जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैरी ऑन कर रहा हूँ, और मुझे कोई कंपनी ने एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया और मैं अब वो सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो भी क्या है बिजनेस के एम्बिट में आ रहा है। फिर इस हिसाब से एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब बाय वे ऑफ अ टोटलाइजेटर और अ लाइसेंस टू अ बुक मेकर, और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब। तो यहाँ पे रेस क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आ रही हैं। और एक्चुअली क्या है एक्टिविटीज़ ऑफ रेस क्लब है, जो भाई जो ये टोटलाइजेटर है, वो जो बैटिंग गैम्बलिंग की बात आती है, तो वो एक्चुअली गुड्स की एम्बिट में आ रहा था। तो पहले था सर्विसेज, तो अब इन्होंने कर दिया इसको एक्टिविटीज़, क्योंकि रेस क्लब जो है वो एक तरह से बैटिंग और गैम्बलिंग के जो ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए उसको अब बिजनेस में जब डिफाइन करते हो सर्विसेज की जगह एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब कर दिया बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर या लाइसेंस टू अ बुक मेकर, और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर टू सच क्लब। तो ये एक्टिविटीज़ भी क्या है बिजनेस के एम्बिट में आएंगी। इसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट क्या है कोई एक्टिविटी इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर क्या है लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज इन पब्लिक एज पब्लिक अथॉरिटीज, तो दैट इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ बिजनेस। तो गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी बिजनेस के एम्बिट में आ रहे हैं। तो ये बिजनेस की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। तो सप्लाई जो होती है द सेम इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इन नॉर्मल मैनर। तो बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस जो एक्टिविटी, बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वाइड मैनर में सेक्शन 2 क्लॉज 17 में बिजनेस को डिफाइन किया है। तो ये आई अपनी डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसमें एक कंसिडरेशन होता है नॉर्मली जो सप्लाई होगी ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ये फॉर अ कंसिडरेशन होगी। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन इज बेसिकली क्विड प्रो क्वो, जैसे समथिंग इन रिटर्न। बेसिकली कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। तो अगर कोई पेमेंट करते हैं हम, रेसिपिएंट जो पेमेंट कर रहा है, चाहे वो मनी में हो चाहे वो काइंड में हो, फॉर रिसीविंग एनी गुड्स या सर्विसेज, जनरली वही कंसिडरेशन है। मैं सर्विसेज दे रहा हूँ एजुकेशनल और मैं आपसे कंसिडरेशन ले रहा हूँ 50,000 रुपये, दैट इज अ कंसिडरेशन। या फिर कंसिडरेशन क्या हो सकता है कि रेसिपिएंट कोई एक्ट करे या कोई एक्ट नहीं करे फॉर दैट सप्लाई। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये एक्टिविटी कैरी आउट करो, ये एक्टिविटी कैरी आउट मत करो, तब मैं आपको ये चीज़ दूंगा। तो वो भी टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट फॉर दैट सप्लाई, दैट विल बी ऑल्सो अ कंसिडरेशन।
डिपॉजिट को कंसिडरेशन की एम्बिट में नहीं लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट को कंसिडरेशन की एम्बिट में नहीं लेते हैं। जब उस डिपॉजिट को अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा सप्लायर के द्वारा, ठीक है ना, अगर कोई डिफॉल्ट हो गई और उसने उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को अप्रोप्रिएट कर दिया, तब वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन की एम्बिट में आएगा। और जो सब्सिडीज होती हैं विच हैज बीन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, subsidies given by central government and state government, the same is also not the same is not covered under the ambit of consideration. तो normally जो सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज की, दैट मस्ट बी फॉर अ कंसिडरेशन। अगर मैंने जेन्युइनली कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी अनरिलेटेड पर्सनस को, तो वो फिर क्या है, जीएसटी की एम्बिट में नहीं आएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ दे रहा हूँ। अब हमारा सेक्शन 7 स्टार्ट होता है। सेक्शन 7 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 7 आपको बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई। तो नॉर्मली क्या है, सप्लाई किसकी होगी, गुड्स और सर्विसेज की होगी। अगर कोई चीज़ गुड्स और सर्विसेज की एम्बिट में नहीं आ रही है, अगर वो गुड्स और सर्विसेज की एम्बिट में नहीं आ रही है, तो वो टैक्सेबिलिटी की एम्बिट में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शंस है, मनी के ट्रांजैक्शंस है, क्या ये सिक्योरिटीज़ मनी गुड्स है, वो जो गुड्स नहीं है टैक्सेबिलिटी के एम्बिट में नहीं आएंगे। फिर सप्लाई किसके लिए होनी चाहिए, शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, जैसे देखा अभी। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो नो सप्लाई, एक्सेप्ट, अभी आप पढ़ोगे आगे, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड वेयर इन शेड्यूल 1। सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सपोज करो एक सैलरीड एम्प्लॉई है, उसने एक कार खरीदी और उस कार को आगे क्या है, सेकेंड हैंड कार को सेल कर दिया, या आपने अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स से ओल्ड उनको एक्सचेंज करा लिया विद न्यू ऑर्नामेंट्स। यू आर नॉट, दैट इज नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई बेसिकली मस्ट बी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। पर्सन होना चाहिए पहले तो, और वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। कौन हो गया टैक्सेबल पर्सन, हु इज रजिस्टर्ड और हु इज व्हाट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। एग्जेम्प्ट सप्लाई पे या नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी लेवेबल नहीं होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे जीएसटी लेवेबल नहीं होगा। तो अब अपन क्या है, सेक्शन 7 को देखते हैं। सेक्शन 7 के अंदर क्या आ रहा है। सेक्शन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बता रहा है। सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बता रहा है सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, वो है सप्लाई फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन है, यहाँ पे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। यहाँ पे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। दूसरा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, ये भी फॉर कंसिडरेशन है, ये भी फॉर कंसिडरेशन है, पर वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दिट इज वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर तीसरा है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तीसरा क्या है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये सेक्शन 7(1)(c है। 7(1)(c) रेड विद शेड्यूल 1। सेक्शन 7(1)(c) रेड विद व्हाट, शेड्यूल 1, दैट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। और फिर सबसेक्शन 1A बोल रहा है कि अगर कोई एक्टिविटी सबसेक्शन 1 के हिसाब से 7(1) के हिसाब से सप्लाई है, तो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। उसका डिस्टिंक्शन क्या है, यहाँ गुड्स और सर्विसेज के डिस्टिंक्शन किए गए हैं। फिर अपने एक नेगेटिव लिस्ट बताइए सबसेक्शन 2 ने, सबसेक्शन 2 ने नेगेटिव लिस्ट बताइए जो कि शेड्यूल 3 के अंदर दे रखी है। और कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो भी क्या है, सप्लाई की एम्बिट से एक्सक्लूड हो गई, यानी ये ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज सप्लाई। इन ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बता रहा है, देखिए कि सप्लाई में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल्स कैरी आउट किए जाएंगे। ट्रांजैक्शंस वो एक्टिविटीज कैरी आउट की जाएगी। इट विल बी फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। पहला तो मेन ये है, तो सारे ट्रांजैक्शन सेल हो, बार्टर हो, अदला बदली हो, एक्सचेंज हो, पैसा भी ले रहे हैं और पुरानी चीज़ भी दे रहे हैं,
लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल्स, ये सब चीज़ें क्या आ गई, सप्लाई की एम्बिट में आएंगी। ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किसके, गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, कंसिडरेशन होगा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा, तो ये क्या है, सप्लाई की एम्बिट में आएगा। तो 7(1) ये तो बहुत ब्रॉड है, सब चीज़ क्या आ रही है, नॉर्मली कंसिडरेशन मिलता है आपको, एंड सेम इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो सप्लाई की एम्बिट में आता है। 7(1) के अंदर 7(1) ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7(1) क्या हो गया, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज का इंपोर्टेशन है, ये कंसिडरेशन के बदले सर्विसेज का इंपोर्टेशन है, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस पर्पसेस के लिए सर्विसेज इंपोर्ट की जाए। देखो, एक तो होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी इंटरस्टेट सप्लाई है, और इस पे आईजीएसटी लगता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये फॉर अ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है, चाहे वो बिजनेस पर्पसेस के लिए हो या आउटसाइड बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं हो। पर नॉर्मली अगर इंडिविजुअल ने कोई इंपोर्ट करी है सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, खुद के पर्सनल यूज के लिए, उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। अदरवाइज क्या है, यहां इंपोर्टेशन में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होता है, यानी अगर आप बिजनेस के लिए इंपोर्ट करते हो सर्विसेज, तो आरसीएम के तहत आपको क्या है, जीएसटी क्या है, पे करना पड़ता है। तो यहाँ 7(1) में तो हो गया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, एंड सेम मस्ट बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, सेम मस्ट बी इन कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज बीन देयर। ठीक है, फिर 7(1) के अंदर क्या हो रहा है, जो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, 7(1) सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, यहाँ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस हैं वो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 के अंदर एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड है। अगर आप वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कैरी आउट कर रहे हो, कंसिडरेशन नहीं भी है, देन ऑल्सो द सेम विल बी कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स, यानी यहाँ परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है या डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस असेट्स का, जिसपे आईटीसी आपने लिया हुआ है, आपने उसको दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो सप्लाई की एम्बिट में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने कंप्यूटर्स परचेज किए थे, ठीक है, बिजनेस के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। अब ये जो यूज कंप्यूटर्स हैं, मैंने ये डोनेशन दे दिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कि भैया आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ये कंप्यूटर्स काम में लीजिए। तो अब मैंने क्या कर दिया है, ये परमानेंट ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोजल कर दिया बिजनेस असेट्स का, जिस पे अपन ने क्या है, आईटीसी लिया है, तो ये क्या माना जाएगा, ये सप्लाई की एम्बिट में आएगा। फिर दूसरा है, देखिए, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में सप्लाई हो रही है। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, जैसे XYZ लिमिटेड है, इसका एक रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है यूपी के अंदर, दूसरा रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट है कर्नाटका के अंदर। यहाँ स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, या विद इन द स्टेट भी एक से ज़्यादा रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके बीच में ट्रांसफर, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जा रहे हैं। मेरा एक एस्टेब्लिशमेंट है यूपी में रजिस्टर्ड, है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है राजस्थान के अंदर, और मैं यहाँ राजस्थान वाले एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूँ, मुझे राजस्थान वाले एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो भी ये मेरा क्या माना जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। यूपी वाले एस्टेब्लिशमेंट से राजस्थान वाले एस्टेब्लिशमेंट को कोई ट्रांसफर किया गया, कोई गुड्स या सर्विसेज दी गई, तो वो भी क्या है, सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है, बिना कंसिडरेशन के रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब भाई साहब रिलेटेड पर्सन क्या हो गए, रिलेटेड पर्सन को एक्समिशन टू सेक्शन 15 के अंदर बता रखा है कि रिलेटेड पर्सन कब माने जाएंगे। तो पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन कब माने जाएंगे, इफ दे आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस, अगर वो ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स हैं एक दूसरे के बिजनेस के लिए, दे आर व्हाट लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है,
लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स इन बिजनेस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो भी रिलेटेड है। अगर कोई थर्ड पर्सन ओन्स, कंट्रोल्स या होल्ड्स 25% और स्टॉक 25% ऑफ वोटिंग पावर या स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम, तीसरा पर्सन के पास से एक्स लिमिटेड के पास ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के 25% और मोर ऑफ आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या मान लिए जाएंगे, रिलेटेड मान लिए जाएंगे। फिर क्या है, ए लिमिटेड या बी लिमिटेड मिलके एक्स लिमिटेड को कंट्रोल कर रहे हैं तो ए बी रिलेटेड माने जाएंगे। एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है तो क्या रिलेटेड माने जाएंगे। वन ऑफ द पर्सन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, अ थर्ड पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम, टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। या फिर क्या है, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, दे आर व्हाट, द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। One of them is a sole distributor, sole agent और sole concessionary of the other, तो वो भी क्या है, रिलेटेड पर्सन्स माने जाएंगे और पर्सन्स में लीगल पर्सन्स भी शामिल है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी रिलेटेड है। तो अब इन्होंने इसका एक एक्सेप्शन कार्व आउट कर दिया कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दी है और 50,000 रुपये तक की वैल्यू की गिफ्ट है तो वो सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है तो फिर वो क्या है, 50,000 रुपये तक की वैल्यू सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रही है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन जो बिटवीन रिलेटेड पर्संस है, डिस्टिंक्ट पर्संस है, विदाउट कंसिडरेशन द सेम इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है। फिर देखिए तीसरा ट्रांजैक्शन है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। तीसरा ट्रांजैक्शन है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। XYZ लिमिटेड है, इसने गुड्स दिए हैं ए लिमिटेड को जो कि एजेंट है XYZ लिमिटेड का। ए लिमिटेड अपने नाम में, खुद के ओन नेम में ये गुड्स आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड ए लिमिटेड को जो माल देगा, भले ही से बिना कंसिडरेशन के माल दे रहा है, ये भी क्या है, सप्लाई के एम्बिट में आएगा। बेसिकली वे प्रिंसिपल सप्लाइज गुड्स टू द एजेंट and agent supplies goods on behalf of the principal, invoices to the customer in his own name, ये ध्यान रखिएगा, in his own name to third person, that will be covered under the ambit of deemed supply। इसी हिसाब से थर्ड पर्सन से एजेंट ने माल लिया है अपने ओन नेम में, किसको देने के लिए, प्रिंसिपल को देने के लिए, तो ये प्रोक्योरमेंट एजेंट्स हो गए, ये प्रोक्योरमेंट एजेंट्स हो गए, ये एक तरह से सेलिंग एजेंट्स हो गए। पर नाम खुद के नाम में ये माल बेचेंगे, आगे इनवॉइसिंग खुद के नाम में करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या है, जो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, एजेंट आगे मतलब थर्ड पर्सन एजेंट को दे रहा है और एजेंट आगे प्रिंसिपल को देगा, ये सब डीम्ड सप्लाई की एम्बिट में आ रहे हैं। सिर्फ गुड्स से रिलेटेड बात चल रही है, ये गुड्स से रिलेटेड बात चल रही है। फिर आगे देखिए इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, आगे फोर्थ पॉइंट में क्या है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है रिलेटेड पर्सन से या अपने ही अदर एस्टेब्लिशमेंट से, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं ये फॉर या इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। इन कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है विदाउट कंसिडरेशन, एक्टिविटी तो हम पढ़ रहे हैं ना विदाउट कंसिडरेशन वाली। तो रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से आप ये सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो 7(1)(b तो बोल ही रहा है, 7(1)(b विद कंसिडरेशन बोल रहा है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई है, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो भी सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन है रिलेटेड पर्सन से या डिस्टिंक्ट पर्सन से इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई है। अदर केसेस में द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई, ये 7(1)(c है, विदाउट कंसिडरेशन 7(1)(c है जो शेड्यूल 1 के अंदर अपन ने देखा। तो रिलेटेड पर्सन से और डिस्टिंक्ट पर्सन से अपन ने सर्विस इंपोर्ट करी है विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये सप्लाई के एम्बिट में आएगा। तो ये तो अभी अपन ने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी के बारे में देखा। अब 7(1)(a ये बोल रहा है, 7 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है कि अगर कोई एक्टिविटी है या ट्रांजैक्शन है जो कि 7(1) के हिसाब से सप्लाई के एम्बिट में आता है, तो या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो सकता है, जो कि शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है, जो कि क्या है आपको
शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है। तो एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स विच विल बी रिगार्डेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखिए सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी विल पास एट अ फ्यूचर डेट, वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स है। पर अगर आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है, राइट टू यूज दिया है या सिर्फ यूज देते हो, राइट या अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो वो क्या माना जाएगा? सर्विसेज माना जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अगर लैंड और बिल्डिंग के ट्रांजेक्शन्स हैं, तो अगर आपने लैंड के ट्रांजेक्शन्स में लीज पे दिए हैं, लैंड लीज पे दे दिया, टेनेंसी या ईजमेंट्स या लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ठीक है, तो वो सर्विसेज है। इसी हिसाब से अगर लीज पे दे रहे हो, लीजिंग या लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग से कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली, वो भी सर्विसेज के ट्रांजेक्शन माने जाएंगे। लीजिंग या लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या आपके कॉमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। जॉब वर्क का जो एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है, जॉब वर्क एक्टिविटी, द ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स, उसको क्या माना जाएगा? दैट इज व्हाट, वो भी सर्विसेज के ट्रांजैक्शन है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन दी अदर पर्सन्स गुड्स, तो मैंने गुड्स दिए हैं दूसरे पर्सन को कुछ एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, तो वो मुझे दे रहा है जॉब वर्क एक्टिविटी, तो जॉब वर्क करके मुझे वो दे रहा है, तो वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के एम्बिट में आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, अगर आप क्या है, गुड्स विच आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स, दे आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, अगर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है या डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, परमानेंटली वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं या डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं अंडर डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, कि वो हमारे अब बिजनेस एसेट्स नहीं रहेंगे, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसी हिसाब से अगर कोई पर्सन ही सीजेज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, वो अब टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो बिफोर ही सीजेज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, जो भी गुड्स थे फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वो क्या मान लिए जाएंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। पर इसके एम्बिट में क्या नहीं आ रहे? जो बिजनेस एसेट्स ट्रांसफर किए गए हैं एज अ गोइंग कंसर्न, वो सर्विसेज हैं और उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है। ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न, बिजनेस विच इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, वो एम्बिट में नहीं आ रहा है। इसी हिसाब से अगर बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, वो भी एम्बिट में नहीं आ रहा है। अगर कोई गुड्स विच आर हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज, अगर कोई गुड्स अपने थे, बिजनेस से गुड्स थे, अपन ने प्राइवेट यूज के लिए दूसरे पर्सन को दे दिए, ठीक है, तो अब वापस से अपने पास आएंगे, यूज करने के लिए दिए हैं, अभी वो वापस से अपने पास आएंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या माना जाएगा? सर्विसेज मानी जाएगी। गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर पर यूज फॉर एनी अदर देन द बोरोवर बाय और अंडर डायरेक्शंस ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो ये क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के एम्बिट में आएगा। उसके अलावा कुछ सर्विसेज के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आ गई। अब देखो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में जैसे 250 फ्लैट्स हैं, इसमें से 200 फ्लैट बुक हो गए बिफोर सीसी कस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेशन, 50 फ्लैट तो अनसोल्ड रह गए, तो ये 200 फ्लैट जो बुक हो गए, चाहे इसमें होल कंसिडरेशन मिले या पार्ट कंसिडरेशन मिले, ये क्या है? सर्विसेज के एम्बिट में आएगा। ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे जीएसटी लेविएबल होगा। पर 50 फ्लैट जो अनसोल्ड रह गए, 50 फ्लैट जो अनसोल्ड रह गए, वो बाद में सेल होते हैं, तो दैट विल नॉट बी, दैट विल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो सप्लाई लैंड और बिल्डिंग के जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये शेड्यूल 3 के अंदर दे रखे हैं, इस पर जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। इसी हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आप कोई एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, दैट इज व्हाट डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, adaptation, upgradation, enhancement and implementation of information technology software, वो भी क्या है? सर्विस के एम्बिट में आ रही है। आईटी सर्विसेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, तो वो सर्विसेज के एम्बिट में आएंगी। उसके अलावा देखिए, अगर कोई कार्य आप नहीं करोगे, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है,
कोई कार्य नहीं करने के लिए, एग्रीइंग टू ओब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, और किसी कार्य को वहन करने के लिए, जैसे आपने डैमेजेस लिए हैं कि भाई आपने टाइम के अंदर हमको माल बना के नहीं दिया, तो जो लिक्विडेटेड डैमेजेस दे रहे हो वो भी क्या है, कंसिडरेशन है फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस के एम्बिट में आएगा। फिर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई है, जहाँ गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हैं, वो सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं या केटरिंग है, ये भी क्या है, अब सप्लाई ऑफ सर्विस में रहेगी। ये नहीं गुड्स है और सर्विस है दोनों है भाई साहब, ये नहीं रहेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेंगी। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस हिसाब से रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विसेज भी सप्लाई ऑफ सर्विस की एम्बिट में आएगी। अब अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ पर्सन्स है, वो अगर गुड्स दे रहा है अपने मेंबर्स को फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, किसके लिए, फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो एक तरह से शेड्यूल 2 में तो ये ट्रांजैक्शंस बता दी गई, भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। डिस्टिंक्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि सेपरेट प्रोविजंस प्लेस ऑफ सप्लाई के बनाए हुए हैं, गुड्स के रिलेशन में अलग है, सर्विसेज के रिलेशन में अलग है, टाइम ऑफ सप्लाई के रिलेशन में भी, टाइम ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन में भी अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए रेट स्ट्रक्चरिंग वगैरह के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। अब शेड्यूल 3 जो है रेड विथ सेक्शन 7(2)(a) में ये बता रखा है कि ये एक्टिविटीज़ या ये ट्रांजैक्शंस सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माने जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माने जाएंगे, यानी इन पे नो जीएसटी विल बी लेविएबल, इन पे कोई जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है in course of or in say relation to his employment, in course of or in relation to the employment, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सैलरी पे जीएसटी नहीं लगेगा, सैलरी पे नो जीएसटी। कोर्ट, ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज देता है, फाइलिंग फीस आपको लगती है, तो उस फाइलिंग फीस पे कोई जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। तो सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल which has been established under any law for the time being in force, the same will not be leviable to GST. उसके बाद अगर देखिए कोई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, मेंबर्स ऑफ पंचायत है, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी है या मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इन कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, वो भी लायबल नहीं होंगे। इसी हिसाब से अगर कोई पर्सन इज होल्डिंग एनी पोस्ट, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे आर होल्डिंग एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी क्या है, सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएंगी, उनकी ड्यूटीज़। इसी हिसाब से अगर कोई चेयरपर्सन है, मेंबर है या डायरेक्टर है किसी बॉडी का, वो इस बॉडी इस्टेब्लिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, हु इज़ नॉट डीम टू बी एन एम्प्लॉय, उसकी द्वारा जो ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाएगी उस पर भी जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। फिर देखिए अगर आपके शमशान गृह में, शमशान घाट में जो आपके फ्यूनरल की सर्विसेज हैं, बरियल है, क्रिमिटोरियम है, ठीक है, मस्जिद में जाके बरियल की सर्विसेज हो रही है, क्रिमिटोरियम है, या फिर क्या है आपके मॉर्चुरी की जो सर्विसेज हैं जहां आप डेड बॉडीज़ को रख रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड है, वो भी सप्लाई की एम्बिट में नहीं आएंगी। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग सप्लाई की एम्बिट में नहीं आ रहा है, मतलब टैक्स एक्टिविटीज़ जो सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जैसा अपन ने दिखाया, डिस्कस किया, ये लायबल रहेंगी टू जीएसटी। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज क्या है, वो लेविएबल रहेंगी टू जीएसटी। उसके अलावा देखिए जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम्स है अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, वो जीएसटी के लिए लेविएबल नहीं होंगे। एक्शनेबल क्लेम्स हमने बोला, एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, बट अदर देन क्या, बेटिंग, लॉटरी एंड गैम्बलिंग, द सेम विल नॉट बी लेविएबल टू जीएसटी। फिर देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी,
विदाउट एंड द गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया। तो लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पे तो लगी रहा है, तो बता ही दिया मैंने आपको। उसके अलावा अगर सपोज कीजिए किसी ने माल खरीदा, मिस्टर एक्स ने इंडिया से, सॉरी इंडिया में मिस्टर एक्स है, ये इसने चाइना से माल परचेज किया है और इंडिया में नहीं आ रहा है माल, वो डायरेक्ट जा रहा है क्या, जर्मनी में। क्योंकि एक्स इंडिया में है तो कहीं इस पे टैक्सेशन नहीं हो, इसके लिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर माल जाएगा विदाउट द गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। इंडिया में नहीं आ रहा है माल, तो उस केस के अंदर क्या है, ये सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा। दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without the goods entering into India. इसी हिसाब से supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption, जैसे XYZ लिमिटेड ने कोई गुड्स इंपोर्ट किए, उन्होंने उसको कस्टम वेयर हाउस में रखा और XYZ ने क्लियर नहीं कराए, XYZ ने ABC लिमिटेड को माल भेज दिया, गुड्स आर स्टिल लाइंग इन द वेयर हाउस, तो उस केस के अंदर भी वो सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा। इसी हिसाब से अगर सपोज कीजिए कोई हाई सी सेल हो जाती है, हाई सी सेल, हाई सी सेल भी क्या है, हाई सी सेल के ट्रांजैक्शंस भी क्या है, सप्लाई के एम्बिट में नहीं आ रहे हैं। हाई सी सेल ट्रांजैक्शंस दे आर आल्सो नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई। हाई सी सेल ट्रांजैक्शन क्या हो गए, यानी अपन ने गुड्स पोर्ट से क्लियर कराने के पहले ही गुड्स ट्रांसफर कर दिए दूसरे पर्सन को। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, टू एनी अदर पर्सन by endorsement of documents of title to the goods, by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from port of origin located outside India but before clearance for home consumption, ये भी क्या है, सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगा। उसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ एक्टिविटीज 7(2) के अंदर नोटिफाई कर रखी है। तो अगर कोई सर्विसेज विच इज इन रिलेशन टू एनी पंचायत अंडर आर्टिकल 243G of the Constitution या म्यूनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सर्विसेज अगर गवर्नमेंट कैरी आउट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, दैट द सेम हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, तो वो क्या है, एम्बिट में नहीं आएगा। किसके एम्बिट में नहीं आएगा, सप्लाई की एम्बिट में नहीं आएगा। इसी हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एल्कोहलिक लिकर के लाइसेंसेस दिए हैं फॉर अ कंसिडरेशन, एल्कोहलिक लिकर के लाइसेंसेस दिए फॉर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस या एप्लीकेशन फीस, तो वो भी ट्रांजैक्शन सप्लाई की एम्बिट में नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप क्या है पूरा अच्छी से करके जाइएगा, क्योंकि आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन या ये एक्टिविटी सप्लाई की एम्बिट में नहीं आ रही है। तो ये अभी अपन ने सेक्शन 7 का डिटेल्ड डिस्कशन किया। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, देखिए अगर कोई एक्टिविटी है गुड्स और सर्विसेज की, फॉर अ कंसिडरेशन है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और ये एक्टिविटी स्पेसिफाइड नहीं है शेड्यूल 3 के अंदर, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, ये सप्लाई की एम्बिट में आएगा। ठीक है, ये शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड नहीं है, दिस इज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, तो फिर उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ये ट्रांजैक्शन क्या है, सप्लाई के एम्बिट में आ जाएगा। पर ये शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है तो 7(1) हो गया। अगर ये शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड हो गया तो जो भी शेड्यूल 3 के अंदर स्पेसिफाई हो गया एक्टिविटी, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर देखिए ये एक्टिविटी इस नेचर की है ही नहीं, जो गुड्स की नेचर की नहीं है, सर्विसेज की नेचर की नहीं है, तो स्ट्रेट अवे वो एक्टिविटी सप्लाई के एम्बिट में नहीं आएगी। अगर एक्टिविटी है और कंसिडरेशन नहीं है, इज इट फॉर अ कंसिडरेशन, बोला नहीं, नो इट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन। इज एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, बोला नो द एक्टिविटी इज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, तो ये सप्लाई नहीं होगी। बोला यस द एक्टिविटी इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, बोला इज इट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बोला नो, तो फिर ये सप्लाई नहीं होगी। बोला यस इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन ये एक्टिविटी सप्लाई हो जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन व्हाट, शेड्यूल 3। इसी हिसाब से अगर एक्टिविटी है जो कि शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, शेड्यूल 1 के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है, और ये किसके एम्बिट में आ रही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के एम्बिट में आ रही है। अगर ये एक्टिविटी है फॉर अ कंसिडरेशन,
इट इज़ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बोला नहीं इट्स नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के एम्बिट में आ रही है, बोलो यस इंपोर्ट ऑफ सर्विस के एम्बिट में आ रही है। तो ये सप्लाई हो जाएगी प्रोवाइडेड ये शेड्यूल 3 के अंदर स्पेसिफाइड नहीं हो। तो ये चीज़ अपन ने पूरी एक बार क्या है डिस्कशन कर लिया है। अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर क्या होएगा, इट इज़ फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, तो अगर इट्स नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई के एम्बिट में नहीं आता है। तो ये तो सारा 7 का एक पूरा क्रक्स अपन ने डिस्कस किया। अब देखिए सेक्शन 8 बताता है, सेक्शन 8 आपको बता रहा है टैक्सेबिलिटी ऑफ मिक्स्ड एंड कंपोजिट सप्लाईज। अब कंपोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है, पहले ये देखें। तो जैसे अपन सपोज कीजिए किसी स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई हो रही है, उसकी बोर्डिंग स्कूल है, तो उसको वहाँ रहने की भी फैसिलिटीज़ दे दी और उसके वहाँ खाने पीने का भी सुविधा है। तो एक तरह से क्या है, नेचुरल बंडलिंग हो रही है, एक से ज़्यादा सर्विसेज दी जा रही हैं एज अ नेचुरल बंडल इन कंजंक्शन विद ईच अदर, पर एक सप्लाई उसमें प्रिंसिपल सप्लाई है। जैसे आपके एजुकेशन, हॉस्पिटल में गए अपन तो हेल्थ सर्विसेज हैं, पर वहाँ रहने का सुविधा भी है, खाने पीने की भी है, तो वहाँ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, रहने के लिए जा रहे हो क्या आप उसमें हॉस्पिटल में। बेसिकली कोई केस होता है तब जाता है आदमी, बोला हाँ चलो जी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, बड़े बड़े नेता, वो नहीं हो रहा है यहाँ की बस बेसिकली। तो आपकी क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर की सर्विसेज है, तो वो कंपोजिट सप्लाई हो गई। बाकी सब सप्लाईज क्या हो गई, इंसिडेंटल हो गई। तो कंपोजिट सप्लाई इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, ये 2 और मोर सप्लाईज हैं, नेचुरली बंडल्ड हैं इन कंजंक्शन विद ईच अदर। एक सप्लाई इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है। तो जहाँ कंपोजिट सप्लाई होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे चार्जर इज सप्लाइड अलॉन्ग विद मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन की प्रिंसिपल सप्लाई हो गई, तो टैक्स रेट किसकी लग जाएगी, प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट लगेगी। यहाँ सेक्शन 8 कहता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट लगेगी। प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो गई, जो प्रीडोमिनेंट सप्लाई है। प्रीडोमिनेंट सप्लाई क्या होती है, प्रिंसिपल सप्लाई होती है। प्रिंसिपल सप्लाई वो हो गई विच इज अ प्रीडोमिनेंट सप्लाई, मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई and to which other supply forming part of that composite supply ancillary है। mixed supply क्या हो गई, mixed supply is 2 or more individual supplies, 2 or more individual supplies are there, उसको एक पैकेज बना के आप दे रहे हो। they are not naturally bundled, they are not naturally bundled, though they can be supplied independently, still supplied together, they can be supplied independently, पर उसको क्या है टुगेदर के फॉर्म में सप्लाई किया जा रहा है। जैसे एक पैकेज बना दिया आपने, चॉकलेट का, कैंडी का, स्वीट्स का, बलून्स का, हो सकता है इसमें फ्रूट जूसेस डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के अंदर ये बोल सकते हैं कि भाई आप ये डिटरमाइन करो कि क्या मिक्स सप्लाई है, कि क्या प्रिंसिपल सप्लाई है, या क्या कंपोजिट सप्लाई है या नहीं, कैसे टैक्सेशन उसका होगा। तो ये अभी अपन ने सेक्शन 7 का पूरा और सेक्शन 8 का अपन ने जिस्ट पढ़ लिया है। अब इसके अलावा डिपार्टमेंट ने कुछ सर्कुलर्स भी जारी किए हैं, इन सर्कुलर्स पे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए क्या है, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैंने कोई पेंटिंग बनाई और ये आर्ट गैलरी को दे दिया। पेंटिंग बनाई, आर्ट गैलरी को दे दी, नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई, ठीक है। पर अगर आर्ट गैलरी में कोई बायर आया और उसने इसको सेलेक्ट कर लिया और कंसिडरेशन दे दिया, तब जीएसटी आपको लगेगा। एक इन्होंने क्या है, कॉस्ट पेट्रोलियम के बारे में बताया। तो कॉस्ट पेट्रोलियम होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट जेवी कैरी आउट करती है विद से ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, ये काम करते हैं ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट इनको दे देती है लीज पे, वो जो क्या नाम से ऑयल वेल वगैरह, इसमें से ये ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। तो एक जितना भी इनका शेयर होता है, मतलब जितना भी इनका खर्चा हुआ, जो भी एक्सपेंस इन्होंने किया इसको पेट्रोल को निकालने के लिए, उतने एक्सटेंट तक का ये क्या है,
गवर्नमेंट क्या है, इनको दे देती है अधिकार कि भाई ये आपका क्या रहेगा, शेयर रहेगा इसमें, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। तो कॉस्ट पेट्रोलियम बेसिकली इज नॉट अ कंसिडरेशन, ठीक है, जितनी भी रिकवरी और एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज हुई हैं उसके इस हिसाब से आपको ये शेयर मिल रहा है आपका, तो इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उस पर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। उसके अलावा देखिए गवर्नमेंट क्या लेती है, रॉयल्टी लेती है आगे, वो होता है प्रॉफिट पेट्रोलियम, और प्रॉफिट पेट्रोलियम को एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो ये एक बार अच्छे से करके चले जाइएगा, इन डेप्थ आप पढ़ लीजिएगा, अभी तो अपन सिर्फ उसकी क्रक्स देख रहे हैं। फिर एक होती है सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, लेंडर है, बोरोवर है, लेंडर है, बोरोवर है, और एक बीच में अप्रूव्ड इंटरमीडियरी है। तो यहाँ पे लेंडर को अपनी सिक्योरिटी लैंड करने के लिए जो चार्जेस वो ले रहा है वो भी जीएसटी के लिए लेविएबल होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डिस्पोजल नहीं हो रहा सिक्योरिटी का, ये डिस्पोजल नहीं है सिक्योरिटी का, इसलिए सप्लाई के एम्बिट में आ रहा है, और इस पे क्या हो जाएगा, जीएसटी लेविएबल होगा, लैंडिंग चार्जेस पे, लैंडिंग फीस पे जीएसटी लेविएबल होगा, और आरसीएम में बोरोवर को टैक्स देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फिर आता है एक प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप की बात करें, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप की बात करें तो एक सर्कुलर ने ये क्लैरिफाई किया, जैसे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ने गुड्स दिए एजेंट को, और एजेंट ओन नेम में इनवॉइस बनाएगा, एजेंट ओन नेम में इनवॉइस बनाएगा, खुद के ओन नेम में, तब तो पैरा 3A के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे। इसी हिसाब से अगर उसने प्रिंसिपल के नाम में ही इनवॉइस बनाई तो फिर वो पैरा 3A के अंदर नहीं आएगा। खरीदते वक्त भी यही चीज़ है, खुद के नाम में खरीदेगा और फिर आगे जिसके लिए खरीदा है प्रिंसिपल उसको देगा, तो 3A के या 3B के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। फिर एक सर्कुलर आया हुआ है टेनेंसी राइट्स या पगड़ी, वो अगर अपन ने टेनेंसी राइट्स या पगड़ी ट्रांसफर की है तो इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ लीजिंग या रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड दस इट इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबल पर से। तो कहने का मतलब क्या है, टेनेंसी राइट्स या पगड़ी आप ट्रांसफर करते हो कंसिडरेशन के लिए तो उस पर जीएसटी क्या है, लेविएबल होगा। फिर आती है बात जो रेम्यूनरेशन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को देते हो उस पर जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी देना पड़ेगा। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है 192 में जिसका टीडीएस हो रहा है, ठीक है, वो सैलरी पे जीएसटी नहीं होगा, पर बियॉन्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसने कंपनी को सर्विसेज दी है तो वो उस पर जीएसटी लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। इंटर स्टेट मूवमेंट होता है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंसेस का फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स, उसको इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज सप्लाई, पर अगर कोई रिपेयर्स या मेंटेनेंस उनकी कैरी आउट करते हैं तो फिर उसको क्या है, सप्लाई के एम्बिट में माना जाएगा। अगर इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है एयरक्राफ्ट इंजन्स का, पार्ट्स या एसेसरीज का, कि आगे एयरलाइंस उसको यूज़ करेगी, उस पर जीएसटी लेविएबल होगा, पर उस सामने वाला बंदा जिसने ये एयरक्राफ्ट इंजन्स पार्ट्स वगैरह लिए हैं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट है आईटीसी, उसको मिल जाएगा। अगर सपोज कीजिए मैं पब्लिशर हूँ या मैं ऑथर हूँ, कंटेंट मेरा है, मैंने उसको छापने के लिए, किताब बनवाने के लिए किसको दे दिया, पेपर मतलब प्रिंटर को दे दिया, और पेपर और प्रिंटर क्या एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है, पेपर खरीद के उसकी प्रिंटिंग कर रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये जॉब वर्क मान के सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर सपोज कीजिए उसने खुद के प्रिंटेड एनवलप्स हैं या फिर लेटर कार्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें पैकेजिंग मटेरियल है, और उसने अपना हमारा ठप्पा लगा के हमको दे रहा है वो, तो उसको क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। अब आती है बात जॉइंट वेंचर की। अगर सपोज कीजिए कोई जॉइंट वेंचर एक्टिविटी है, 4 लोग मिलके कोई जॉइंट वेंचर कैरी आउट कर रहे हैं, तो 4 लोग अब मेंबर्स अपने जॉइंट वेंचर को जो सर्विसेज देंगे उस पे जीएसटी लगेगा, जॉइंट वेंचर जो अपने को सर्विसेज देगा कंसिडरेशन के लिए उस पे जीएसटी लगेगा, जॉइंट वेंचर बाहर वालों को दे रहा है
तो वो तो जीएसटी के लिए क्या होगा, लेवेबल होगा ही होगा। पर अगर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कैश कॉल अपन दे जो तो जितना कंट्रीब्यूशन अपन कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, उस पे क्या है, कोई जीएसटी क्या है, लेवेबल नहीं होगा। फिर देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, जैसे बैंक्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी लैंडिंग होती है कि भाई मुझे इतना एग्रीकल्चरल फाइनेंस करना है, मुझे इतना इंडस्ट्रियल फाइनेंस करना है, मुझे इतना बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस करना है। तो अब मेरी वो लैंडिंग पूरी हो गई है और मेरे पास सरप्लस है, तो मैं दूसरे बैंक को उसको ट्रांसफर कर रहा हूं जो ट्रांसफरेबल है। तो प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर इन द नेचर ऑफ गुड्स, प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर इन नेचर ऑफ गुड्स, और उस पे क्या होगा, जीएसटी लेविएबल होगा। तो ये सर्कुलर्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको अच्छी से करके जाना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 7 अभी अपन ने देखा, सेक्शन 8 अपन ने देखा और वेरियस डेफिनेशंस देखी। तो ये आपके क्या हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको अच्छी से करके आपको जाना है। सो वी हैव डिस्कस्ड आवर सेकंड चैप्टर, और अब हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे अगली बार।